दरिया तेरी खेर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा इस गर्दन ने बगावत कर ली है। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय हिंद, स्वागत है आप सभी का आरजे किशन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। हम आ चुके हैं एक नई श्रृंखला रामबाण प्रश्नोत्तरी को लेकर, जो कि 15 जनवरी एग्जाम के लिए स्पेशल है। और 15 जनवरी एग्जाम की जो भी तैयारी करते हैं वो दिल थाम के बैठ जाइए। आज की ये हमारी पहली क्लास होने वाली है और इसमें जीके की है वो पालीवाल जी सर पढ़ाएंगे और साइंस मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। तो आज है वो पालीवाल जी की सर की क्लास है, तो मैं पालीवाल जी को इनवाइट करता हूं कि आप यहां आए और इस सेशन की शुरुआत करें। कल मैं साइंस की लेकर आऊंगा, तो पालीवाल जी सर को कहना चाहता हूं कि आइए। हम सबसे पहले तो इस रामबाण श्रृंखला है उसको इसलिए चला रहे हैं ताकि जो भी पीछे आए हुए प्रश्न है और जो आगामी पेपर में आने लायक प्रश्न है उन सारे प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। इन क्लासों में हम 60 प्रश्न लेंगे, वो भी वस्तुनिष्ठ। तो आप समझ लीजिए 4 ऑप्शन होंगे, तो कितने सारे प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं हमारी पूरी टीम। इस श्रृंखला में बहुत ज्यादा मेहनत की हमारी टीम ने। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। और ये रामबाण श्रृंखला है, इसके बाद 1 जनवरी को आपके पास ब्रह्मास्त्र जो सीरीज है वो आएगी, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि पहले ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, पहले छोटे छोटे बाणों के माध्यम से क्या करेंगे, हम पेपर को उसकी औकात दिखाएंगे। और 1 जनवरी 2023 को ध्यान रखना, 1 जनवरी 2023 को पेपर को नस्ते नाबूद करके उसको हम सफलता प्राप्त करेंगे पेपर में। तो आज के इस जीके की शानदार क्लास के साथ पालीवाल जी सर को मैं इनवाइट करता हूं। और पालीवाल जी सर लीजिए आप बच्चों को शुरू कीजिए क्लास। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, खम्मा गणी। मैं राजकुमार पालीवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको शिवम सर ने बताया कि अपन जो है वो रामबाण प्रश्नोत्तरी शुरू कर रहे हैं, जिसमें लगातार क्लासें होगी। एक दिन जीके की क्लास होगी, एक दिन साइंस की क्लास होगी और उसके बाद 1 जनवरी 2023 को आपको जो है वो ब्रह्मास्त्र सीरीज दी जाएगी। हमारी पूरी तैयारी है, हमारी टीम की पूरी तैयारी है कि आपको 15 जनवरी का जो पेपर है वो निश्चित तौर पर पास करवाया जा सके। इन 15 जनवरी से पहले पहले आपको इतना मैटर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आरजे किशन एजुकेशन की टीम के द्वारा, ताकि आपको परीक्षा में जो है 50 में से 50 क्वेश्चन मिले। हमारा जो है वो इरादा कोई 48, 47, 46 का नहीं है। हमारा इरादा यह है कि आपकी परीक्षाओं में 50 में से 50 क्वेश्चन जो है वो आरजे किशन एजुकेशन के यूट्यूब ब्रह्मास्त्र और रामबाण सीरीज से आ जाए। तो आप ध्यान लगाकर, मन लगाकर क्लास को देखिए। कोई भी आपके डाउट हो वो कमेंट्स में लिख दीजिए, हमारी टेक्निकल टीम से आप जो है वो राब्ता कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से बिना देर किए हुए मैं आज की इस पहली क्लास का आगाज करता हूं। तो आप जल्दी से जल्दी जो है वो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना देर किए हुए मैं इस क्लास को शुरू करता हूं। तो आप जो है हमारी एजुकेशन कृष्णा ऐप जो है, EDU कृष्णा ऐप, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का शिवम सर बता रहे थे वो आपको इसे पर भी मिलेगी। आपका जो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर जो है वो जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है कि रंगभूमि किसकी रचना है। देखिए, रंगभूमि जो उपन्यास है वो किसकी रचना है। अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो हु रोट रंगभूमि नोवेल। रंगभूमि नोवेल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, रंगभूमि उपन्यास किसके द्वारा लिखा हुआ है। तो साथियों, ये जो उपन्यास है वो लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। भारत के इतिहास के एक बहुत बड़े लेखक मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जिनमें रंगभूमि उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। उसके अलावा यदि अपन बात करें तो गोदान, निर्मला, इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं। गोदान और निर्मला
जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो भी जो है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा यदि अपन बात करें मैथिली शरण गुप्त की, तो मैथिली शरण गुप्त ने जो है वो कई किताबें लिखी है, जिनमें साकेत, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि साकेत किसकी रचना है। साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिता है, ये बहुत अच्छे लेखक थे। इन्होंने मधुशाला व मधुशाला और मधुबाला नामक ग्रंथों की जो है वो रचना की है। लेकिन जो प्रश्न था वो दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, रंगभूमि किसकी रचना है, तो रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, फ्रांस की जो क्रांति है वो हुई थी 1789 ईस्वी में। 1789 में जो है वो फ्रांस की क्रांति हुई थी। उस समय फ्रांस का राजा था लुई 16वें के काल में जो है वो फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्रांति के बाद जो है वो फ्रांस में आतंक का राज्य स्थापित हो गया था, और आतंक के राज्यों के बाद जो शासक बना था वो था नेपोलियन बोनापार्ट जो शासक था वो कहां का शासक था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट पर एक प्रश्न मुझे भारत से रिलेटेड बहुत बढ़िया याद आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जरूर निश्चित तौर से नोट कर लीजिए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति से मुझे एक और क्रांति यूरोप में याद आती है, वो क्रांति है औद्योगिक क्रांति। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है साथियों कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। आपको ऑप्शन में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके भी मिल सकता है, आपको ऑप्शन में ब्रिटेन भी मिल सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था, और भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। महात्मा गौतम बुद्ध जो है उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, महात्मा गौतम बुद्ध जो है इनके बचपन का नाम क्या था। निश्चित तौर से याद कर लीजिए, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह आप ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। इनके जन्म से जुड़ी हुई कई घटनाओं पर हमारे यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका पहले उत्तर बता देता हूं कि पहला उपदेश उन्होंने कहां दिया था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। 5 ब्राह्मण थे इनके साथ, उन ब्राह्मणों को इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो दिया था। ये जो बोध गया है, यहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति, जो ज्ञान है उस ज्ञान की प्राप्ति ने बोध गया में हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो महात्मा गौतम बुद्ध है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ये पावापुरी जो है वो भगवान महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ है। देखिए, भारत के इतिहास में अगर अपन धार्मिक आंदोलनों की बात करें तो महात्मा गौतम बुद्ध और उसके बाद महावीर स्वामी दोनों इक्वल साथ साथ चलते हैं। इनसे रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? वो दिया सारनाथ में। आगे चलते हैं। ओणम एक प्रसिद्ध त्योहार है। प्रश्न यह पूछा है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। यदि मैं ओणम की बात करूं तो ओणम कहां का प्रसिद्ध त्योहार है? जल्दी से आप बताइए। मेरे हिसाब से तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। ये केरल का ही है, मेरे हिसाब से नहीं, ये केरल का ही प्रसिद्ध त्योहार है। अगर अपन बात करें अगर अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्यों में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, पोंगल, तमिलनाडु का पोंगल काफी
प्रसिद्ध त्योहार है। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है। उसके अलावा बात करूं मैं पंजाब की तो लोहड़ी जो है वो पंजाब का त्योहार है। अगर हमारे राजस्थान की बात करूं तो गणगौर है, तीज है, ये हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध त्योहार है। इसके अलावा महाराष्ट्र का लावणी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र का जो है वो है लावणी। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन यहां प्रश्न पूछा है कि ओणम कहां का प्रसिद्ध है। ओणम जो त्योहार है वो केरल का प्रसिद्ध है। राजा बलि की याद में ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है। तो आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है कि खालिस्तान ने सर्वप्रथम इक्ता प्रणाली लागू की थी। इक्ता का मतलब क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं आपको। इक्ता का मतलब जो है वो राज्यों में अपने जो है वो राज्य को, यानी अपना जो पूरा राष्ट्र था उसको छोटे छोटे राज्यों में जिसने सबसे पहले बांटा था उस प्रणाली को इक्ता प्रणाली कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के एक शासक थे जिनका नाम था इल्तुतमिश ने जो है वो सबसे पहले इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। ये जो इल्तुतमिश है वो एक बहुत ही जो है वो महान शासक है सल्तनत कालीन के। और सबसे ज्यादा इनकी प्रसिद्धि का कारण तो इनकी पुत्री है, आपने नाम सुना होगा रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान जो है वो हिंदुस्तान के इतिहास की एकमात्र मुस्लिम शासिका है जो 1236 से 1240 तक जो है वो दिल्ली की शासक रही थी। तो ये रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की ही पुत्री थी साथियों। इसके अलावा इसमें बलबन नाम दिया हुआ है। बलबन भी जो है वो गुलाम वंश का शासक था। इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त और लोहा की नीति, रक्त व लोहा की नीति, आयरन एंड ब्लड की नीति का भारत में किसने अनुसरण किया था? वो बलबन ने किया था। रक्त और लोहा का मतलब सभी व्यक्तियों का दमन करते हुए कठोरता पूर्वक अपने व्यवहार को रखना रक्त और लोहा की नीति बताता है। यदि मैं विश्व की बात करूं तो आपने जर्मन साम्राज्य का एकीकरण करने वाले बिस्मार्क का नाम सुना होगा। बिस्मार्क को जो है वो रक्त और लोहा की नीति से ही बिस्मार्क ने रक्त और लोहा की नीति से ही जर्मनी का एकीकरण पूरा किया था। इसके अलावा आपको कुतुबुद्दीन ऑप्शन दिख रहा होगा। कुतुबुद्दीन जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक था या उसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कहा जा सकता है। ये वही कुतुबुद्दीन है जिसने जो है वो 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार का निर्माण इसने प्रारंभ करवाया था। हालांकि पूरा उसे इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन का जमाई था। इसके अलावा मैं बात करूं तो अकबर मुगल सम्राट था। मुगलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ यदि कोई शासक था तो वो अकबर था। अकबर का जो है वो नवरत्न निवास करते थे जिनमें जो है वो टोडरमल उनका वित्त मंत्री हुआ करता था। ये प्रश्न भी पीछे की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जल्दी चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? देखिए सिख धर्म की यदि मैं बात करूं तो सिख धर्म में कुल गुरुओं की संख्या थी 10। सिख धर्म में टोटल गुरु हुए हैं 10। इन 10 गुरुओं में पहले जो गुरु थे वो थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने जो है वो सिख पंथ की स्थापना की थी। और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ये जो है वो पहले और अंतिम गुरु है। गुरु गोविंद सिंह ने बाद में कहा था कि मेरे बाद गुरु परंपरा का जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा और जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही गुरु का काम करेगा। तो जो सिख धर्म है उसमें कुल 10 गुरु हुए हैं। इन 10 गुरुओं में पहले गुरु नानक देव थे और अंतिम जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। इसके अलावा जो बीच के गुरु है उनसे रिलेटेड भी कई प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, बात करते हैं निम्न में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। देखिए प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है। पहली बात, ग्रह क्या होता है? वह पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और जिसका खुद का जो है वो एक सूर्य के चारों ओर एक पथ होता है और उस पथ पर वह कभी भी किसी दूसरे के पथ को नहीं काटता है, दूसरे ग्रह के पथ को नहीं काटता है, उसे ग्रह कहा जाता है। ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है। तो ग्रह कितने हैं? ग्रह हैं 8।
पहले 9 हुआ करते थे। प्लेटों को जो है वो ग्रहों की संख्या से बाहर कर दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, तो 9 से घटकर 8 हो गए। अब प्रश्न यह उठता है कि उपग्रह क्या होता है? वह पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहा जाता है। संसार में 8 ग्रहों में से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, एक बुध है, दूसरा शुक्र है। तो बुध ग्रह जो है उसका कोई जो है उपग्रह नहीं है। शुक्र भी एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूं तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह। अगर मैं बात करूं बृहस्पति की तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। इसके अलावा पृथ्वी की मैं बात करूं तो चंद्रमा, सबसे पहले तो चंद्रमा इसका एक उपग्रह है। साथ ही पृथ्वी एकमात्र जीवित ग्रह है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और एक प्रश्न जाते जाते बता देता हूं, शुक्र और पृथ्वी को जो है वो जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। यानी जो है ट्विन सिस्टर किसे कहा जाता है? ट्विन सिस्टर कहा जाता है अर्थ और जो है विनस को, यानी शुक्र और पृथ्वी को जो है वो ट्विन सिस्टर के नाम से यानी जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? यदि मैं टिहरी बांध की बात करूं तो टिहरी जो बांध है वो टिहरी बांध जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? यदि अपन बात करें तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। देखिए देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलती है और एक संयुक्त धारा का प्रवाह होता है जिसे गंगा कहा जाता है। गंगा से पहले भागीरथी नदी पर जो बांध बना हुआ है वो टिहरी बांध है। और टिहरी बांध, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध है कहां? टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। कौन सा बांध है? उत्तराखंड में टिहरी बांध है। अब बात आती है कि अन्य नदियों की मैं बात करूं तो चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। इन 4 बांधों में गांधी सागर और राणा प्रताप, गांधी सागर एमपी में है, गांधी सागर बांध। उसके अलावा यदि अपन बात करें तो राणा प्रताप सागर, ये राणा प्रताप सागर जो बांध है ना ये तो राजस्थान में है और गांधी सागर बांध जो है ना वो एमपी में है। उसके अलावा मैं बात करूं तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सी नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। एक महान शहर कटक कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? कटक शहर भी महानदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा बांध में से एक भाखड़ा नागल बांध जो है वो भाखड़ा नागल बांध जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर वो बांध बना हुआ है। तो निश्चित तौर से बढ़िया प्रश्न है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। बाकी मैंने आपके सामने लिख दिया है। आगे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? देखिए सबसे पहले अनुसूची क्या होती है? अनुसूची क्या होता है कि जब भी कोई लिस्ट डालनी होती है तो क्या करते हैं कि उसका एक अनुसूची यानी परिशिष्ट जोड़ दिया जाता है। जैसे संविधान में 249 नंबर अनुच्छेद में मान लीजिए एक बात लिख दी कि 245 नंबर अनुच्छेद में ये बात लिख दी कि इसमें ये विषय शामिल होंगे। मान लीजिए कि 243 नंबर अनुच्छेद जो पंचायती राज से संबंधित है तो उसमें लिख दिया पंचायती राज में ये काम होंगे और इतने काम होंगे। जैसे पंचायती राज में 29 काम होंगे, अब वो 29 काम कौन से होंगे वो अनुसूची में जोड़ दिया कि भाई 12वीं अनुसूची में ले जाकर जो है वो 11वीं अनुसूची में 29 कामों को लिख दिया गया। तो 29वीं अनुसूची में उनकी लिस्ट दे दी। तो हमें संविधान को देखने की जरूरत नहीं है, हम उस परिशिष्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर मैं अनुसूचियों की बात करूं तो वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान संविधान में 12 है। तो मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखना 9, 10, 11 और 12 बाद में संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई है। अगली बात करते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची
किस देश के संविधान से ली गई है? देखो समवर्ती सूची होता क्या है? देखिए संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में आए विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में आए विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है, समवर्ती सूची पर आए विषयों पर कानून राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों मिलकर बनाती है, लेकिन संघ सरकार का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है। ये जो व्यवस्था है यानी समवर्ती सूची वाली जो व्यवस्था है वो भारत में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये ली गई है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिए गए हैं। मूल अधिकार, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। इसके अलावा साथियों आपको एक और बात बता दूं, आयरलैंड से, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न समवर्ती सूची का था, समवर्ती सूची जो है वो कहां से ली गई है? समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। यदि मैं इंडिया की बात करूं तो भारत में सर्वाधिक समय तक प्रथम प्रधानमंत्री, अब तक सबसे ज्यादा समय तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये 1947 से 1964 तक, 1947 से 1964 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो लगभग 17 वर्षों तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इतने वर्षों तक दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा। चौधरी जी की बात करूं तो चौधरी चरण सिंह भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना ही नहीं किया। प्रश्न आ सकता है भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, तो वो कौन से हैं? लोकसभा का सामना नहीं किया, लोकसभा का सामना नहीं किया। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, तो ये चौधरी चरण सिंह है। उसके बाद आते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री है। 2014 में प्रधानमंत्री बने से तब से लेकर अब तक ये प्रधानमंत्री हैं और ये गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री है जो सर्वाधिक लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। सर्वाधिक समय तक गैर कांग्रेसी जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं वो नरेंद्र मोदी है। मनमोहन सिंह जो है वो भारत में 10 वर्षों तक 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने सफलतापूर्वक 2 कार्यकाल पूरे किए थे। ये जब वित्त मंत्री थे तो इन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति है जो न जाने कितने पदों पर रहे, हर प्रकार के पद पर ये व्यक्ति रह चुके हैं। ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ये भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये यूजीसी में रह चुके हैं, यानी हर प्रकार का जो पद है वो इन्होंने प्राप्त किया है। तो इसका लेकिन उत्तर जवाहरलाल नेहरू होगा। आगे चलते हैं, महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? देखिए अलग अलग नेताओं के समाधि स्थलों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैं यदि बात करूं महाप्रयाण घाट की तो ये राजेंद्र प्रसाद शर्मा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद शर्मा का समाधि स्थल जो है वो किस नाम से जाना जाता है? इनका समाधि स्थल जो है वो महाप्रयाण घाट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो विजय घाट के नाम से जाना जाता है, विजय घाट के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का आपको पता ही होगा, ये तो बहुत फेमस है, इसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। अगर मैं राजीव गांधी की बात करूं तो राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर की मैं यदि बात करूं तो चित्रा भूमि के नाम से, डॉक्टर अंबेडकर की मैं बात करूं तो चित्रा भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, नाम अलग अलग है। पूछ लिया चौधरी चरण सिंह के जो है वो समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? किसान घाट कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, एनसीसी की स्थापना कब हुई?
एनसीसी की मैं बात करूं तो एनसीसी की जो स्थापना है वो 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। 48 ऑप्शन है इसमें, तो 16 अप्रैल 1948 एग्जैक्ट जो एनसीसी की स्थापना है वो कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 को। अब यह भी प्रश्न आ सकता है कि एनसीसी का पूरा नाम क्या है? एनसीसी का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948 में हुई थी, 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो 1948 को एक और संगठन की स्थापना होती है। संगठन का नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना भी जो है वो 1948 में हुई थी। WHO की स्थापना भी 1948 में हुई थी। अब आप कह रहे होंगे कि WHO यहाँ क्यों बता रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में कोरोना चल रहा है और कोरोना के मामले में WHO का रोल काफी बड़ा है। ये हमेशा जो है वो सुर्खियों में बना रहता है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। WHO किसका अंग है? यूएनओ का अंग है। तो यूएनओ को भी बता देता हूं, जब स्थापना की बात चली है 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो WHO, यूएनओ ये हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में है, और जो चीज चर्चा में होती है वो परीक्षा में होती है। इसलिए आप थोड़ा सा इनको दोनों को भी नोट कर लें कि एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई, WHO की स्थापना भी 1948 को हुई, और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं 14वें प्रश्न की। एडीबी। अब एडीबी है क्या? पहले तो यह पता होना चाहिए कि एडीबी का फुल फॉर्म क्या है। एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक जो है वो एडीबी कहलाती है। तो एडीबी होगी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब बात यह आती है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय की मैं बात करूं तो वो स्थित है मनीला में। अब मनीला कट है, अगर मनीला कहाँ है इसकी मैं बात करूं तो मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी का नाम है मनीला। इसके अलावा नई दिल्ली तो आपको पता होगा ये भारत की राजधानी है। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। उसके अलावा ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी है। अब यदि अपन एक बात करें तो कहां कौन सा मुख्यालय है, तो आपको एक और ध्यान रखना है कि जो सार्क का मुख्यालय है वो कहां स्थित है? सार्क का मुख्यालय जो है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। यह भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना, सार्क पूछ लिया जाता है। सार्क जो है वो 8-10 ऐसे देशों का संगठन है जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनसे रिलेटेड है। एबीडी पूरे एशिया का है। इसका जो मुख्यालय जो वो है वो मनीला फिलीपींस में है। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? तो डेनमार्क की मैं बात करूं तो डेनमार्क जो है उसकी राजधानी है कोपेनहेगन जो राजधानी है वो डेनमार्क की राजधानी है। दूध के उत्पादन के लिए डेनमार्क पूरे विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कहा जाता है डेनमार्क में जो गायें हैं वो 40-40, 45-45 लीटर दूध देती है। दूध के मामले में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अगर अपन बात करें ब्रुसेल्स, तो कहाँ की राजधानी है? आपको पता होगा बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ये जयवर्धनपुरा हाल ही में श्रीलंका की नई राजधानी बनाया गया है। वैसे कोलंबो भी श्रीलंका की राजधानी है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी हो गई। बगदाद ये तो सद्दाम हुसैन के इराक की राजधानी थी, अब भी यही है सद्दाम हुसैन के बाद भी। इसके अलावा इराक के पास ही ईरान स्थित है। ईरान की राजधानी ईरान, अगर मैं ईरान की बात करूं तो ईरान की राजधानी है तेहरान। अब देखिए भारत के जो महत्वपूर्ण शहर है, भारत के आसपास जो महत्वपूर्ण देश है उनकी आपको थोड़ा सी की राजधानी ध्यान में होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जो अफगानिस्तान है उसकी राजधानी काबुल है, जो म्यांमार है उसकी राजधानी जो है वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे रंगून है। तो ये आपको राजधानियां जो है वो ध्यान में होनी चाहिए आसपास के देशों की। आगे चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। भारत नाम की उत्पत्ति, यानी भारत जो नाम है वो कहां से आया है? अगर मैं भारत की नाम की बात करूं तो जैसे तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा टफ है ही नहीं, क्योंकि अपने को दिख रहा है कि भारत नाम इसमें से किसके साथ मैच कर रहा है। बताने की आवश्यकता है क्या?
भरत से कर रहा है। ये महाभारत के काल के प्रतापी शासकों से संबंधित, भरत जो है वो उनसे संबंधित है। भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इसके अलावा यदि अन्य अगर शासकों की बात करूं तो ये कौन है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान शासक थे। कौन से राज्य के? मेवाड़ के महान शासक थे। इनके घोड़े का नाम बहुत फेमस है। इनका घोड़ा जो था उसका नाम था चेतक। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। हाथी का नाम था राम प्रसाद। हाथी का नाम था राम प्रसाद। और इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था इन्होंने 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को इन्होंने अकबर के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। इसके अलावा यदि मैं बात करूं अशोक की, तो अशोक भारत में जो है वो 273 ईसा पूर्व शासक बना। 273 ईसा पूर्व शासक बना और इसका राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व है। इसने जो है वो कलिंग युद्ध लड़ा था। ये कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व है। प्रश्न ये है कि कलिंग युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दया नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य, अखंड भारत का पहला शासक यदि कोई व्यक्ति था तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। तो आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। भारत की सबसे ऊंची मीनार है। मैं आपको पीछे ही बता के आ गया कि भारत के सबसे ऊंची मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ने प्रारंभ करवाया था और इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया था। यदि अपन बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की इस बनाई हुई मीनार की, तो उसने इसका नाम रखा था कुतुब मीनार। दो तीन बातें कर लेते हैं कुतुब मीनार की। कहां है? दिल्ली में है। दिल्ली में। निर्माता इसका कुतुबुद्दीन ने निर्माण प्रारंभ करवाया। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक है, तो ये तो हो गया कुतुब मीनार। अब बात आती है चार मीनार। कहां स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद कहां है? तेलंगाना में है, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश मत कर देना। हैदराबाद में है। कौन सी नदी के किनारे है? बहुत फेमस है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। और हैदराबाद का जो जुड़वा शहर किसको कहा जाता है? हैदराबाद का जुड़वा शहर किसको कहा जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए आप। सिकंदराबाद को। सिकंदराबाद जो है वो हैदराबाद का जुड़वा शहर कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखिए। प्रश्न था कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है तो कुतुब मीनार है। निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। आगे चलते हैं, प्रश्न कर लेते हैं 18वां। कृषि व्यवस्था भारत की है। देखो बहुत ही सरल सा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। कृषि व्यवस्था क्या है? बैकबोन। भारत की कृषि व्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी कहने का मतलब भारत की आज भी लगभग 60% आबादी जो है वो खेती का काम करती है। तो 60% आबादी खेती का काम करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप देख लीजिए, कोरोना आने के बाद यदि सबसे ज्यादा किसी ने भारत में जो है वो योगदान दिया है लोगों को, तो वो कृषि है। ज्यादातर लोग वापस कृषि की ओर जो है वो बढ़े हैं। और मैं आपको बता दूं, कृषि का योगदान भी हमारी जीडीपी में बढ़ा है। पिछले साल ये बढ़कर 18.8 हो गया था, जो पहले 14% के लगभग नीचे चला गया था, अब वापस बढ़ा है। तो कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी है। और कृषि तभी बढ़ेगी जब हम जो है उसके लिए अच्छे साधन करेंगे। भारत में जो नहर प्रणाली है, इनमें इंदिरा गांधी नहर प्रणाली सबसे बड़ी प्रणाली है। तो इंदिरा गांधी नहर प्रणाली भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, जो हरी के बैराज से निकलती है और वहां से पंजाब से होती हुई राजस्थान आती है। और राजस्थान में ये लगभग 650 किलोमीटर के लगभग लंबी है। उसके बाद बात करते हैं 19वें प्रश्न की। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? यदि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला की मैं बात करूं तो ये प्रथम महिला है भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को 1972 में 1972
1902 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इंदिरा गांधी भारत की इकलौती महिला प्रधानमंत्री है। इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने 1971 के युद्ध में जो है वो भारत को विजय दिलाई थी और पाकिस्तान को जो है मुंह पर मारकर जो है वो बांग्लादेश को अलग करवा दिया था। तो ये इंदिरा गांधी भारत की सबसे महान प्रधानमंत्रियों में से एक है। इन्हें सबसे पहले 1972 में जो है वो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न यह भी पूछा जाता है भारत में सबसे पहले किसे भारत रत्न दिया गया, तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है और पहला हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री है उनको दिया गया था। इनका जन्म दिवस 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। 5 सितंबर को इनका जन्म दिवस आता है और उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ये ये छत्ते वाला बछेंद्री पाल, ये बछेंद्री पोल जो है ये भारत की पहली महिला पर्वतारोही है जिन्होंने जो है वो सबसे ऊंचे पर्वत कौन सा, सही जवाब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम जो महिला है वो है बछेंद्री पाल। आगे चलते हैं, बात करते हैं 20वें प्रश्न की। भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है, यदि भारत के एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है उसकी बात करूं तो वो है हजारीबाग। हजारीबाग ये झारखंड में है। ये पहले बिहार में था, वर्तमान में झारखंड में है। हजारीबाग जेल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में जब अंग्रेजों का राज था तो बहुत सारे क्रांतिकारियों को हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। अन्य शहरों की यदि बात करूं तो सूरत, भारत में हीरों की पॉलिशिंग का काम दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं होता है तो वो सूरत में होता है। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है साहब। ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यदि इसकी बात करूं तो ये साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है या भारत का बोस्टन। बोस्टन कपड़ों के व्यापार के कारण कहा जाता है। वैसे बोस्टन जो है वो अमेरिका में है और बोस्टन टी पार्टी यदि आपने कभी पढ़ी होगी तो बोस्टन टी पार्टी सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन अमेरिका में हुई थी। वैसे ये टी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे भारत का बोस्टन कहा जाता है। इसके अलावा रीवा की मैं बात करूं तो रीवा को सफेद शेरों की जिला या सफेद शेरों की नगरी भी कहा जाता है। तो सफेद शेरों की नगरी किसे कहा जाता है, तो वो रीवा को कहा जाता है। तो ये हजारीबाग इसका उत्तर होगा। टिन धातु जो है वो हजारीबाग में मिलता है। आगे चलते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। देखिए तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1191 में हुआ था। देखिए यहां लिख देता हूं 1191। और तराइन का द्वितीय युद्ध सेकंड युद्ध ये कब हुआ था, ये जस्ट 1 साल बाद ही हुआ था 1192 में। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी हारा था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान हारे थे। तो कन्फर्म है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य हुआ था। तो ये रहा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज, ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसके अलावा यदि बात करें तो ये जरूर ध्यान में रखिए, ये पानीपत का तीसरा युद्ध के योद्धा है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ये जो है वो लड़ा गया था किसके मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। देखिए पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था बाबर वर्सेज कौन, इब्राहिम लोदी। शाबाश, इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। दूसरा युद्ध अकबर वर्सेज कौन, हेमू। और तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और
मराठों के बीच। तो 3 पानीपत के युद्ध हुए हैं, तीनों मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ध्यान में रखना। अतराइन के 2 युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। आगे बात करते हैं, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल यमुना नदी के किनारे। पहली बात, 2-3 बातें लिख देता हूं। यमुना नदी, शहर आपको पता होगा कौन सा शहर? आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे, खर्चा 9 करोड़, समय 22 वर्ष, याद मुमताज महल। बनवाया किसने? शाहजहां ने। अब देख लो, एक बात करते हैं, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 22 वर्षों में 9 करोड़ रुपए खर्चा करके ताजमहल बनवाया था। एक मकान बनाना मुश्किल है और शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि इसका वास्तुकार कौन था? इसका वास्तुकार था उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ने जो है, वास्तुकार का मतलब इसका जो आर्किटेक्चर था वो कौन था? वो उस्ताद ईसा था। उस्ताद ईसा ने इसका आर्किटेक्ट तैयार किया था। बाकी सारी बातें मैंने आपके सामने लिख दी है। तो ताजमहल भारत का सबसे महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स है, निश्चित तौर से प्रश्न पूछा जाता है इस पर। अगला बात करते हैं, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा जो है वो किस खेल से संबंधित है? अब स्पर्श रेखा का मतलब क्या हो गया? स्पर्श रेखा का मतलब एक ऐसी लाइन जिसे छूकर यदि व्यक्ति नहीं वापस आता है तो वो आउट माना जाता है। ऐसा तो निश्चित तौर से कहां होता है? ऐसा तो कबड्डी में होता है। कबड्डी में जो है वो निश्चित तौर से ऐसा होता है। यदि मैं कबड्डी की बात करूं तो स्पर्श रेखा जो है वो कबड्डी से संबंधित है। और हाल ही में एक टूर्नामेंट खत्म हुआ है जिसका नाम है पीकेएल, ये प्रो कबड्डी लीग हाल ही में जो हुआ है, इसके विनर है जयपुर पिंक पैंथर। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, जयपुर पिंक पैंथर जो है वो पीकेएल के हाल ही में जो इवेंट हुआ है उसकी विनर है। उसके अलावा बात करें तो बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई शब्द बहुत पूछा जाता है कि बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? ये तैराकी से संबंधित है। तैराकी से संबंधित जो है वो बटरफ्लाई है। उसके अलावा यदि अपन बात करें तो हाल ही में फुटबॉल का खेल हुआ है। फुटबॉल का जो वर्तमान फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2022 का, ये कतर में आयोजित हुआ था और ये जो वर्ल्ड कप है वो अर्जेंटीना ने जीता है और अर्जेंटीना टीम की अगुवाई कर रहे थे लियोनेल मेसी। ये ध्यान रखना कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अर्जेंटीना ने जीता और उसकी अगुवाई कर रहे थे लियोनेल मेसी, यानी मेसी उनके कप्तान थे और फ्रांस को उन्होंने जो है वो पेनल्टीज में फाइनल में हराया था। तो ये जरूर ध्यान रखिए। स्पर्श रेखा वाला तो कबड्डी है। वर्तमान जो पीकेएल जो प्रो कबड्डी लीग हुआ उसकी विनर जो है वो जयपुर पिंक पैंथर है। फुटबॉल की बात करें तो वर्तमान जो 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ उसकी विनर अर्जेंटीना है। आगे बात करते हैं, 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? यदि मैं बात करूं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड की, तो सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड जो चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि उन्हें ग्रह कहा जाता है। ग्रहों की संख्या 8 है, 8 ग्रह है और ग्रह बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य के चारों ओर वो चक्कर लगाते हैं और ऐसे पथ में चक्कर लगाते हैं जो दूसरे के कहीं भी ग्रह के बीच में नहीं आता है, यानी दूसरे ग्रह के पथ को नहीं काटता है, उसे ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा आपको एक पुच्छल तारा नाम दिखाई दे रहा होगा। ये पुच्छल तारा या इसे धूमकेतु कहा जाता है। धूमकेतु, ये पुच्छल तारा या धूमकेतु सबसे ज्यादा धूमकेतु मैंने तो जहां सुना है वो धूमकेतु हेली है जो 76 वर्षों के बाद एक बार दिखाई देता है, यानी 76 वर्षों में वो एक बार दिखाई देता है। जब मैं ये लास्ट बार जब दिखाई दिया था तो मैं जन्मा था 1986 में, तब ये दिखाई दिया था। अगली बार ये 2062 में दिखाई देगा, शायद वो जिंदगी का लास्ट साल होगा। तो निश्चित तौर से 1986 में ये जो है वो पहली बार दिखा था और 2062 में ये लास्ट बार दिखेगा, अगली बार दिखेगा। लास्ट बार तो क्या दिखेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं 25वें प्रश्न की। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो है इंडीज पर्वत श्रृंखला। कहाँ है ये? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की इंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अगर कोई है तो वो कौन सी है? वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी विश्व की, ये भी हिमालय में ही है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट, अरावली पर्वतमाला। विश्व की सबसे प्राचीनतम, विश्व की सबसे प्राचीन द्विवलित पर्वतमाला कहाँ है? राजस्थान में है। विश्व की सबसे प्राचीनतम द्विवलित पर्वतमाला, एक नाम और याद रखना, रोकीज पर्वत श्रृंखला। रोकीज ये उत्तरी अमेरिका में है। इंडीज और रोकीज, इंडीज दक्षिण अमेरिका में, रोकीज उत्तरी अमेरिका में, हिमालय एशिया में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। लंबी पूछी थी तो इंडीज कर दिया, ऊंची पूछते तो हिमालय कर देते, तो ये निश्चित तौर से महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, योजना आयोग एक ऐसा संस्थान है जिसे भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए स्थापित किया गया था। योजना आयोग की यदि मैं बात करूं तो इसकी स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है, तो उत्तर हो गया इसमें 1950। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता था, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, और इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। अब क्या हुआ, जब सरकार पलटी 2014 में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही इसे रद्द करने का निर्णय लिया, और 1 जनवरी 2015 से जो है वो भारत में एक नई संस्था स्थापित की जिसे नीति आयोग कहा जाता है। तो वर्तमान में जो है वो नीति आयोग है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015, और इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, और वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष है, और इसकी फुल फॉर्म है भारत परिवर्तनकारी संस्थान, जिसका शॉर्ट फॉर्म अंग्रेजी में NITI और हिंदी में नीति आयोग होता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जबकि योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, 15 मार्च 1950 को। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोवा भारतीय गणराज्य का हिस्सा कब बनाया गया? यदि मैं गोवा की बात करूं तो गोवा में पुर्तगाल का शासक, देखिए भारत में अंग्रेजों का राज था, गोवा में पुर्तगाल का राज था, पुडुचेरी में फ्रांस का राज था। देखिए पुडुचेरी, ये भी लिख देता हूं, पुडुचेरी, पुडुचेरी में किसका था? फ्रांस का था। प्रश्न पूछा जा सकता है गोवा में किसका था? गोवा में पुर्तगाल का था। गोवा में पुर्तगाल, पुडुचेरी में फ्रांस। ये भारत में कब मिला गोवा? 1961 में मिला था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत स्वतंत्र 1950 भारत गणराज्य बना, क्योंकि भारत में जब पहली बार संविधान लागू हुआ तभी भारत एक गणराज्य बना। एक प्रश्न और मैं आपसे पूछता हूं कि भारत एक गणराज्य है क्यों? आप कमेंट में इसका उत्तर दीजिए, आपको कम्युनिटी में इसका उत्तर मिल जाएगा कि भारत एक गणराज्य क्यों है। इसका उत्तर आपको पिन करके मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। आगे चलते हैं, 28वां प्रश्न। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कोई है तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो वर्तमान में तो पाकिस्तान में है। वर्तमान में तो ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसकी स्थापना किसने की? ज्यादा पता नहीं है। ये जो है वो गांधार में स्थित था। गांधार वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इसके अलावा यदि बात करें
तो एक विश्वविद्यालय जो बिहार में है, देखिए दो विश्वविद्यालय वैसे आज भी जो प्राचीन समय में काफी फेमस थे, एक था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने थी? कुमारगुप्त ने। ये कुमारगुप्त ने की थी। कहां है नालंदा विश्वविद्यालय? बिहार में। इसके अलावा एक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो है को धर्मपाल ने की थी। ये पाल शासक था धर्मपाल, उसने की थी। ये कहाँ है? ये भी वर्तमान में बिहार में है। तो प्राचीन भारत के 3 विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। तीनों मैंने आपको बता दिए। ये 2 तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? यदि कपास के सबसे बड़े निर्यातक देश की मैं बात करूं तो कपास का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है वो है यूएसए यानी अमेरिका। यदि उत्पादक की बात करूं तो भारत उत्पादन में पहला है और निर्यातक दूसरा है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक कोई है तो वो भारत है, और सबसे ज्यादा कोई निर्यातक है तो वो अमेरिका है। इसके अलावा कपास जो है वो एक प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक रेशा है। अब यह प्राकृतिक रेशा था, बाद में कृत्रिम रेशा बनाया गया जिसे कहा जाता है नाइलोन। नाइलोन एक कृत्रिम रेशा है, ये एक कृत्रिम रेशा है जिसे बनाया गया है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम रेशा है नाइलोन। ये 2 राज्यों के नाम से बना है, एक न्यूयॉर्क और एक लंदन। न्यूयॉर्क और लंदन को जोड़कर नाइलोन ऐसे बना है, नाइलोन। नाइलोन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? 2 शहरों के नाम से हुई है, एक लंदन से और दूसरा न्यूयॉर्क से इसका नाम बना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? देखिए भारत की पहली रेलगाड़ी, सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि ये चली कब थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी प्रथम रेलगाड़ी, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे के मध्य, ठाणे के मध्य चली थी। लगभग कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर, लगभग ये 34 किलोमीटर चली थी। उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। लॉर्ड डलहौजी के काल में ये 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी। तो ये पहली रेलगाड़ी जो है वो 1853 में 34 किलोमीटर चली थी, ऐसा कहा जाता है। अगली बात करते हैं कि खालिस्तान भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। देखिए 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान भाषा हो गई मलयालम। मलयालम भाषा जो है वो केरल की प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो तेलुगु है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस राज्य का निर्माण भाषाई आधार पर भारत में सबसे पहले हुआ था। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कोई है तो वो है, भाषाई आधार पर पहला गठित राज्य आंध्र प्रदेश है। गुजरात बंबई से अलग होकर गुजरात और महाराष्ट्र बने, और तमिल में तमिलनाडु की भाषा है, इसे जो है वो तमिलनाडु में बोला जाता है। गुजराती गुजरात में, तमिलनाडु तमिल जो है वो तमिलनाडु में बोली जाती है। मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाती है, बिहारी बिहार में बोली जाती है, बंगाली बंगाल में बोली जाती है, ओडिया जो उड़ीसा में बोली जाती है। तो अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग भाषा है। मलयालम और तेलुगु आपको निश्चित तौर से ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसकी। नेशनल बोटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? अगर राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान
इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कौन से शहर में स्थित है? तो ये नवाबों की नगरी, यूपी की राजधानी जो है वो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी, और क्या है? यूपी की राजधानी कोई है तो वो क्या है? वो लखनऊ है। एक बात और बता देता हूं लखनऊ के बारे में, इसे प्राचीन समय में अवध कहा जाता था। अवध, और अवध का अंतिम नवाब कौन था? अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह है। वाजिद अली शाह है अवध का अंतिम नवाब था। और 1857 की क्रांति में अवध में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, हजरत महल ने अवध में क्रांति का नेतृत्व किया था। ये बातें आप ध्यान रखना। देहरादून ये क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी, पहले ये यूपी में ही था, बाद में जो है सन 2000 में उत्तरांचल बना, बाद में उसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया। जयपुर राजस्थान की राजधानी, इसका क्या नाम है? उपनाम, दो उपनाम बहुत फेमस है। गुलाबी नगरी, एक तो ये क्योंकि इसे 1876 में गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया था इसलिए इसे गुलाबी नगरी, और दूसरा इसकी सड़कें बहुत शानदार है, समकोण पर काटने वाली है, इसलिए इसे पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। पूर्व का पेरिस कह दीजिए, चाहे इसे गुलाबी नगरी कह दीजिए, वो इसे ही कहा जाता है। पुणे महाराष्ट्र का एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा शहर है। आगे चलते हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वन्य जीव अभ्यारण्य, सॉरी मंदिर नहीं है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए श्री वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर आंध्र प्रदेश में है, तो अभ्यारण्य भी कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में है। निश्चित तौर से इनका जो अभ्यारण्य है वो आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कर्नाटक पर, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? पूछ सकते हैं। कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को। और मैसूर की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मैसूर में जो है वो दशहरा उत्सव, भारत में सबसे प्रसिद्ध दशहरा उत्सव कहीं मनाया जाता है तो वो मैसूर में मनाया जाता है। मैसूर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है, मैंने आपको बताया था। उड़ीसा तो भगवान जगन्नाथ की धरती है, तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसकी राजधानी जरूर आप ध्यान रख लेना, भुवनेश्वर जो है वो इसकी राजधानी है। कर्नाटक की बेंगलुरु है, आंध्र प्रदेश की अमरावती है, केरल की तिरुवनंतपुरम है। इन राजधानियों को भी आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं 34वें प्रश्न की ओर। पंचशील समझौते पर, पंचशील समझौते पर किन राज्यों ने, किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए? देखिए पंचशील समझौता ये हमारे पंडित नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जे.एल. नेहरू, पंडित जे.एल. नेहरू की उपज है ये पंचशील समझौता। ये चीन के साथ इन्होंने नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, और उन्होंने चीन के साथ ये पंचशील के सिद्धांत दिए थे। इस पंचशील के सिद्धांतों में 5 सिद्धांत थे कि एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, एक दूसरे की संप्रभुता का जो है वो सम्मान करना, एक दूसरे देश के साथ बढ़िया संबंध बनाए रखना। इस प्रकार के 5 समझौते थे जिन्हें पंचशील कहा जाता है। इन पंचशील जो सिद्धांत है ये भारत और चीन के मध्य हुए थे। भारत और पाक के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? ये शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता, ये ध्यान रखना, ये शिमला समझौता 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनके मध्य हुआ था। श्रीलंका और भारत के बीच भी एक समझौता हुआ है। कौन सा हुआ था? राजीव जयवर्धन समझौता हुआ था। जयवर्धन उस समय श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी और जो है वो श्रीलंका के बीच राजीव जयवर्धन समझौता हुआ था। तो ये जो पंचशील समझौता ये भारत और चीन के मध्य हुआ था। तो राजीव जयवर्धन समझौता श्रीलंका और भारत के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, और भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता। प्रश्न पंचशील समझौते का था, इसलिए ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। मणिक बत्रा
किस खेल से संबंधित है? यदि मणिक बत्रा की मैं बात करूं तो मणिक बत्रा जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। मणिक बत्रा टेबल टेनिस की बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। इन खिलाड़ियों का आप निश्चित तौर से नाम ध्यान में रखिए कि कौन से खिलाड़ी हाल ही में कुश्ती से कुश्ती तो हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाला खेल है। निश्चित तौर पर बहुत सारे खिलाड़ियों ने जीता है पदक, लेकिन बजरंग पूनिया कुश्ती के हाल ही के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। इन्होंने जो है वो ओलंपिक में जो है वो कांस्य पदक हासिल किया था। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेमों में इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। तो जो बजरंग पूनिया है वो इससे संबंधित है। बैडमिंटन से साइना नेहवाल, या साक्षी मलिक और लिख देता हूं, ये भी सॉरी साक्षी मलिक, ये भी कुश्ती की चैंपियन है। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था हाल ही में जो कॉमनवेल्थ हुए थे, और उससे पहले इन्होंने कांस्य पदक जीता था कहां? ओलंपिक में। उसके अलावा लॉन टेनिस से तो भारत की एक ही है, जो सानिया मिर्जा जो है वो सानिया मिर्जा, ये दोनों हैदराबाद से आती है, नेहवाल और सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा लॉन टेनिस की बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। टेबल टेनिस की मलिक जो है मणिक बत्रा है ही। कुश्ती में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक बहुत खिलाड़ी है। कुश्ती में तो योगेश्वर दत्त, बहुत सारे खिलाड़ी है जिन्होंने जो है वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए हैं। आगे चलते हैं। जल्लीकट्टू, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू कौन सा राज्य में मनाया जाता है? सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूं जल्लीकट्टू है क्या। जल्लीकट्टू सांडों को काबू करने वाला खेल है, जिसमें जैसे स्पेन में बुल फाइटिंग होती है। स्पेन में बुल फाइटिंग, स्पेन में बुल फाइटिंग होती है, और जो बुल को काबू करने वाला व्यक्ति होता है उसे मेटाडोर कहा जाता है। मेटाडोर। सांड से लड़ने वाला। और ऐसा ही कुछ खेल भारत में होता है, वो होता है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में जो है वो जल्लीकट्टू नाम से ये खेल होता है। इसमें क्या होता है कि सांडों को सामने जो है वो आदमी उससे जोर आजमाइश का काम करता है, और उस सांड को जो है वो काबू करने का काम करता है। एक बार इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में उसमें रिव्यू पिटीशन में इसको दोबारा जो है वो इजाजत दे दी गई है। तो ये बहुत ही खतरनाक खेल है, एक जल्लीकट्टू, सांडों को काबू करने का खेल। आगे चलते हैं, बात करते हैं 37वें प्रश्न की। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहली बात करते हैं कि 1992 में हुआ था। कहां हुआ था? रियो में हुआ था। रियो कहां की राजधानी है? रियो ब्राजील की राजधानी है रियो जो है वो ब्राजील की राजधानी में ये खेल हुआ था। और रियो जो है वो ब्राजील जो है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। और कॉफी के बागान क्या कहलाते हैं? फेजेंडा किन्हें कहते हैं? कॉफी के बागानों को कहा जाता है। इसके अलावा ये जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें घोषणा की गई थी जिसे एजेंडा 21 कहा जाता है। यानी 21वीं सदी के लिए जो एजेंडा तय किया गया उसे एजेंडा 21 कहा जाता है। और जब पर्यावरण की बात आती है, पर्यावरण को शुद्ध रखने की बात आती है, तो 5 जून को याद रखना जरूरी है। 5 जून पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो वापस आते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहां हुआ? रियो डी जेनेरो, ब्राजील की राजधानी, वर्तमान में इसे रियो ही कहते हैं। रियो ब्राजील में हुआ था। ब्राजील किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में क्या जारी किया गया था? घोषणा पत्र को क्या नाम दिया गया? एजेंडा 21 दिया गया। और 5 जून को जो है वो पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं 38वें प्रश्न की। ज्वालामुखी मंदिर स्थित है। यदि मैं ज्वालामुखी मंदिर की बात करूं तो ये कांगड़ा में स्थित है। कांगड़ा कहां है? कांगड़ा है भाई हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा है वहां का ये काफी प्रसिद्ध है। उसके अलावा कोणार्क क्या है? कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहां है? उड़ीसा में है। क्या कहा जाता है इसे? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ब्लैक
पेगोडा किसे कहा जाता है? ब्लैक पेगोडा। ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ये भगवान जगन्नाथ मंदिर, ये लोकल देवता है वहां के, जिन्हें हिंदू धर्म में ग्रहण कर लिया गया। इन देवताओं से संबंधित पूरी बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी। ये भी उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा में पुरी। इसके अलावा श्रीनगर, ये किसने बसाया था? श्रीनगर बसाया था अशोक ने। सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कौन सी नदी के किनारे? ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जिसे मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया था। तो प्रश्न ज्वालामुखी मंदिर का था, वो तो कांगड़ा में है। श्रीनगर कहाँ है? J&K में है, ये जम्मू कश्मीर में है। और इसकी जो है वो स्थापना अशोक ने की थी झेलम नदी के किनारे। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। पूरी जो है वो जगन्नाथ मंदिर यहाँ स्थित है, ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अबुल फजल किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? मुगल सम्राट जिसके समकालीन थे अबुल फजल, वो था अकबर। अबुल फजल जो है वो अकबर के नवरत्नों में थे। अकबर के नवरत्न, एक मिनट थोड़ा सा सही लिख देता हूं। अकबर के नवरत्न, देखिए अकबर के नवरत्नों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत जो महत्वपूर्ण है उन्हीं की अपन बात करेंगे। नो के नो आपको याद करने की बात नहीं है। देखिए अबुल फजल, एक नंबर अबुल फजल। ये अबुल फजल उसका शाही इतिहासकार था। जब भी कोई बात आती थी इतिहास लिखने की, अबुल फजल लिखता था। अबुल फजल ने किताब लिखी है जिसका नाम है अकबरनामा। इस अकबरनामा का ही एक खंड है जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 2 नंबर आते हैं टोडरमल। ये जो है टोडरमल वित्त मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे। किसके? अकबर के वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री थे अकबर के काल में टोडरमल। ये ग्वालियर के शासक हुआ करते थे, मध्य प्रदेश से आते थे, मध्य प्रदेश के शासक थे टोडरमल। उसके अलावा बात करें अपन तो इसमें अपन बात कर सकते हैं तानसेन की। ये विश्व के अग्रणी संगीतकार थे। ये भी अकबर के जो है वो नवरत्नों में शामिल थे। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो अबुल फजल का एक भाई था फेजी। ये फेजी भी अकबर के नवरत्नों में शामिल था। इसे जो है वो अनुवादक कहा जाता है। अनुवादक यानी ये जो है वो संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करने का काम इसे सौंपा गया था। ये अबुल फजल का भाई था। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो 4-5 और थे, उनमें अब्दुल रहीम खाने खाना भी अकबर के दरबारी थे। इसके अलावा मैं बात करूं तो हुमायूं से संबंधित हुमायूंनामा, जब किताबों की बात आती है तो हुमायूंनामा ये किताब लिखी थी गुलबदन बेगम, ये ध्यान रखना। उसके बाद बाबर की मैं बात करूं तो ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक, मुगल वंश के संस्थापक, ये ध्यान रखना, मुगल वंश के संस्थापक। इन्होंने खुद ने किताब लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर ये चित्रकला के बहुत जानकार थे, चित्रकला के पारखी। ये अकबर के पुत्र थे। इन्होंने जो है वो तुजुक ए जहांगीरी किताब की रचना की थी। आगे चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। भारत चीन युद्ध किस सन में हुआ? यदि भारत चीन की मैं बात करूं तो भारत चीन युद्ध जो है वो 1962 में हुआ था। इन छोटी आंख वालों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। हालांकि भारत जो है वो हर क्षेत्र में इनसे कम था, लेकिन फिर भी इनको बहुत जो है वो तकड़ी टक्कर दी थी। ये 1962 में हुआ था। 71 में भारत पाक युद्ध हुआ था, और इसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। मैंने अभी आपको बताया 1999 में करगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध जो हुआ था
वो 1999 में हुआ था और इस युद्ध में भी पाकिस्तान को जो है वो मुंह की खानी पड़ी थी। आगे चलते हैं। राज्यसभा को भंग कर सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग किया नहीं जा सकता, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, तो ये कभी भंग होता ही नहीं है। तो कभी भंग नहीं होता तो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, इसे कोई भंग नहीं कर सकता। हाँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग करने संबंधी कोई जो है वो जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। लेकिन इतना ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, ये ध्यान रखना, ये भी होता है। आगे चलते हैं। भारत द्वारा निर्मित स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है? तो भारत में निर्मित सबसे जो है वो हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो उसकी बात करें तो वो है लड़ाकू विमान तेजस। तेजस भारत में जो है वो निर्मित सबसे हल्का लड़ाकू विमान है, तेजस नाम से। ब्रह्मोस ये भारत की एक मिसाइल है, मिसाइल जिसे रूस के साथ मिलकर भारत ने बनाया है, और इसका नाम भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मस्कवा के नाम पर ब्रह्मोस, मस्कवा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मोस, मस्कवा नदी से मोस और ब्रह्मपुत्र नदी से ब्रह्म से मिलकर ब्रह्मोस बना है। यह मिसाइल है चेतक, ये राणा प्रताप के घोड़े का नाम है, राणा प्रताप का घोड़ा क्या नाम है? चेतक है। इसके अलावा जो है वो तेजस भारत का निर्मित सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। बात करते हैं 43वें प्रश्न की। कायक क्या है? कायक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। कायक क्या है? निश्चित तौर से थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर अपन कायक की बात करें तो ये शंकराजलियान है, तो नाव है एक ये शंकराजलियान। शंकराजलियान जो है वो कायक है, तो निश्चित तौर से इसको आप ध्यान रखिए। 43वें प्रश्न का उत्तर नाव होगा। आगे चलते हैं। भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? चुनाव आयोग का मुख्यालय तो आपको पता ही होगा कि चुनाव आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यदि मैं चुनाव आयोग की बात करूं तो चुनाव आयोग जो है वो भारत में 25 जनवरी को स्थापित हुआ था। यही कारण है कि 25 जनवरी को भारत में जो है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 जनवरी को भारत में जो है वो मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी। ये 4 बड़े शहरों के नाम दे रखे हैं भारत के, तो निश्चित तौर से आप ध्यान रखना। भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और चुनाव आयोग कई चुनाव करवाता है, जिनमें लोकसभा, देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर विधानसभा, फिर विधान परिषद, ये चुनाव करवाता है। इतने चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। आगे चलते हैं 45वें प्रश्न की ओर। द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया किताब है, और ये द इनविजिबल मैन के किताब के लेखक है H.G. वेल्स। H.G. वेल्स द्वारा यह किताब लिखी गई है। एक नाम इसमें बहुत बढ़िया दिया गया है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की किताब है दास कैपिटल। दास कैपिटल किताब के जो रचयिता है वो है कार्ल मार्क्स। ये जर्मन दार्शनिक जो है वो मार्क्सवाद के जनक भी माने जाते हैं। इनकी किताब दास कैपिटल बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। तो दास कैपिटल जो किताब है वो है कार्ल मार्क्स की, और द इनविजिबल मैन है H.G. वेल्स की। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अभी मैंने आपको कहा था कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कारण बताया था कि ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण 25 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया कब से जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस शुरुआत इसकी 2011 से हुई थी। शुरुआत 2011 से हुई थी। 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन? 25 जनवरी मनाया जाता है। अब राष्ट्र जो चुनाव आयोग है उसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त उसमें होते हैं। तो 25 जनवरी आप ध्यान रखना। तो 25 जनवरी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। 26 जनवरी और लिख देता हूं, ये गणतंत्र दिवस है अपना। हालांकि सबको पता है लेकिन लिख देता हूं, क्या पता पूछ ले। अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया? देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ नमक कानून के विरुद्ध गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक यात्रा शुरू की जिसका नाम था दांडी यात्रा। ये दांडी यात्रा शुरू होते ही कौन सा जो है वो आंदोलन शुरू हुआ? वो हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ और 5 मार्च 1930 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन उस समय गवर्नर जनरल थे। इरविन समझौता हुआ जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। अगर मैं बात करूं कि जो खिलाफत आंदोलन है ये कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना निश्चित तौर से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। भारत के खालिस्तान राज्य में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। जिप्सम जो है वो जिसे पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे बनाया जाता है, वो जिप्सम होता है। और जिप्सम का यदि कोई सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो वो है राजस्थान है। क्या इसमें राजस्थान? ये रहा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जिप्सम उत्पादक राज्य है। इसके अलावा मैं बात करूं तो निश्चित तौर से कई शहर इसमें बहुत महत्वपूर्ण दिए गए हैं। भारत का बगीचा बंगलोर है इसमें। भारत का बगीचा ये बंगलोर को कहा जाता है। लेकिन बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। बगीचों का शहर ये ध्यान रखना, बगीचों का शहर कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। तो कपूरथला बगीचों का शहर पंजाब में है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। हरियाणा में जो है वो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है करनाल में। इसके अलावा जो है वो जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। आगे चलते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र कहाँ है? ये है ट्राम्बे में। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो ट्राम्बे में है। इसके अलावा यदि बात करें तो आपको एक शहर का नाम जरूर याद रखना होगा, वो है हमारे राजस्थान में पोखरण। भारत में परमाणु बमों का परीक्षण 2 बार किया गया है और दोनों ही बार इन परमाणु बमों का परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया। ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है पोखरण। एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में यहाँ पर जो है वो परमाणु बमों का परीक्षण हुआ था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के काल में जो है वो परमाणु बमों का परीक्षण किया गया था। तो ये दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो तारापुर भी महाराष्ट्र में है। तारापुर ये भारत में पहला परमाणु बिजली संयंत्र है। तारापुर में जो है वो स्थापित किया गया था। इसके अलावा राउतबाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। वहां दूसरा जो है वो परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया गया था। ध्यान रखना, दोनों महत्वपूर्ण है। तारापुर महत्वपूर्ण है, पोखरण महत्वपूर्ण है, ट्राम्बे महत्वपूर्ण है, अप्सरा महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर से बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, चाइनामैन शब्द किस खेल का है? देखिए, चाइनामैन शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। अब आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि चाइनामैन बॉलर। एक्चुअल में चाइनामैन बॉलर होता क्या है? देखिए, चाइनामैन बॉलर वो होता है
जो उल्टे हाथ का यानी लेफ्ट हैंड बॉलर होता है, लेफ्ट हैंड बॉलर होता है और हाथ के पीछे से गेंद को स्विंग करवाता है, यानी हाथ के पीछे से बॉल करके लेग स्पिन जो करवाता है, यानी मोटा मोटी कहूं तो वह उल्टे हाथ का यानी लेफ्ट हैंड बॉलर जो हाथ के पीछे से लेग स्पिन करवाता है उसको चाइना मैन कहा जाता है। कारण क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा व्यक्ति था जो हाथ के पीछे से लेग स्पिन करवाता था और वो उल्टे हाथ का था, वो चाइना का रहने वाला था, इसलिए उसको चाइना मैन कहा जाता था। उसके बाद जैसे ही जो बॉलर आए जो इस प्रकार के बॉलर हैं उन्हें चाइना मैन कहा जाता है। यदि भारत में बात करूं तो पिछले बांग्लादेश भारत टेस्ट मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे कुलदीप यादव एक चाइना मैन स्पिनर है, क्योंकि वो उल्टे हाथ के हैं और लेग स्पिन करवाते हैं तो वो चाइना मैन है। देखिए जो यजुवेंद्र चहल है वो भी लेग स्पिन करवाते हैं लेकिन वो राइट हैंड से करवाते हैं, इसलिए वो चाइना मैन नहीं है। चाइना मैन होने के लिए लेग स्पिनर होना जरूरी है और उल्टे हाथ का भी होना जरूरी है। तो वो जो खिलाड़ी जो लेग स्पिनर है और उल्टे हाथ का है उसे जो है वो चाइना मैन कहा जाता है। पोलो से कौन सा शब्द है? बंकर शब्द जो है ना वो पोलो से संबंधित है। कबड्डी से अभी आपको मैंने बताया स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जो है वो कबड्डी खेल से संबंधित है। आज ही के वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा यदि बात करें तो ग्रैंड मास्टर, ये कई बार पूछा जाता है कि ग्रैंड मास्टर शब्द, ग्रैंड मास्टर ये शब्द किससे है? तो ग्रैंड मास्टर जो है वो शतरंज से संबंधित है, शतरंज से संबंधित कोई शब्द है वो ग्रैंड मास्टर है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं 51वें प्रश्न की ओर। बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, देखिए राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं होता, राष्ट्रीय तो फिर होता है तो वो उद्यान होता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। मैं आपको बताऊंगा कि अंतर क्या होता है। देखिए राष्ट्रीय अभ्यारण्य कभी नहीं होता, अभ्यारण्य होता है वो अभ्यारण्य होता है, उद्यान जो होता है वो उद्यान होता है, वो राष्ट्रीय नहीं होता। फिर देखो राष्ट्रीय उद्यान वो होता है जिसको केंद्र सरकार से पैसा मिलता है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, और अभ्यारण्य वो होता है जिसको राज्य सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है। तो या तो वो अभ्यारण्य है या वो राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों में से एक होगा, दोनों एक साथ तो वो हो नहीं सकते। राष्ट्रीय उद्यान आधा आधा ये नहीं हो सकता, या तो वो राष्ट्रीय उद्यान होगा या वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य होगा, सीधा अभ्यारण्य राष्ट्रीय शब्द नहीं लगेगा। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय जो उद्यान है ये कहां स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय जो उद्यान है ये कर्नाटक में है भाई, तो इसका उत्तर जो है वो होगा कर्नाटक। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां स्थित है? दूधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है कहां? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में बात करें तो सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में कान्हा और कुन्नो, अब बार तो कुन्नो बहुत ही फेमस है क्योंकि मोदी जी वहां 8 चीते लाकर छोड़े हैं, तो कुन्नो का आप निश्चित तौर से ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? निश्चित तौर से बहुत ही शानदार प्रश्न, बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले जो है वो कानून मंत्री थे। यदि बात करें इनकी तो प्रथम उपराष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। प्रथम उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री ये कौन हो गए? सरदार पटेल। अबुल कलाम आजाद ये प्रथम शिक्षा मंत्री। सारे बता देता हूं आपको ताकि आपके काम आ जाए। तो प्रथम कानून मंत्री तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बाकी आपके सामने मैंने आपको लिख दिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? देखिए जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया सम्राट अशोक ने वो था कलिंग युद्ध। ये कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। यह कलिंग युद्ध कहां लड़ा गया था? कलिंग और ये जो है वो पाटलिपुत्र के बीच हुआ ये युद्ध जो है वो कलिंग युद्ध कहलाता है। इस युद्ध में दया नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध को जो है वो अशोक ने जीता था। उसके बाद जब इसके कारण जो रक्तपात हुआ था उस रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बाद में उपगुप्त साधु के कारण जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। चौसा का युद्ध ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी व हुमायूं ये युद्ध हुआ था 1539 में।
ये 18 जून 1576 में बता चुका हूं आपको पीछे, ये अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाना घास के जो मैदान है वो कहाँ है? सवाना जो घास के मैदान है वो अफ्रीका में है। सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित है? ये अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में कौन से हैं? डाउन्स। डाउन्स कहाँ स्थित है भाई? डाउन्स साहब ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा बात करूं तो पंपास कहाँ है? पंपास अर्जेंटीना में। पंपास के जो घास के मैदान है वो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में कौन से है? अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान है। तो आप ये ध्यान रखिए, सुवाना तो अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, पंपास अर्जेंटीना में है। आगे बात करते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? देखिए, भारत के प्रथम और यह कहूं तो एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल से रहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्होंने जो है वो ये स्थापना की थी शांति निकेतन की। इसके अलावा 12 जनवरी जन्म दिवस है किसका? स्वामी विवेकानंद साहब का। विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी 2 दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तो कैरियर डे और एक युवा दिवस, 2 दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा दिवस और कैरियर डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा कालिदास, इन्होंने मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे ग्रंथों की रचना की है। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज इन्होंने बनाई थी। और साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे युवा थे जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी। आगे चलते हैं, 56वां प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर की मैं बात करूं तो सिकंदर के समय भारत का शासक जो है वो घनानंद था और 326 ईसा पूर्व है जो सिकंदर ने जो है वो भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर का सामना जो है वो पोरस के साथ हुआ था। पोरस पंजाब का शासक था और उसने उसे बहुत ही टफ फाइट दी थी। सिकंदर के समझ में आ गया था कि जब झेलम नदी ही मैं पार नहीं कर सकता तो भारत को कैसे जीतूंगा। ये पोरस उस समय कश्मीर का, पूरा पंजाब कश्मीर का शासक हुआ करता था और इसने सिकंदर को बहुत टफ फाइट दी थी और बाद में सिकंदर ने जो है वो भारत से लौटने का निर्णय ले लिया था। तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। आगे चलते हैं, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर की यदि अपन बात करें तो संगमरमर चूने पत्थर का परिवर्तित रूप है। ये चूना पत्थर यानी इसको अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान, अवसादी जो चट्टान है ये रूप बदल लेती है और अवसादी चट्टान बाद में रूप बदलकर संगमरमर बन जाती है। यानी ये रूप बदल लेती है तो संगमरमर हो जाती है। अवसादी चट्टान का रूप है, उपरोक्त सभी मत कर देना, उपरोक्त सभी इसमें नहीं है। ग्रेफाइट ये कार्बन का अपरूप है तो कार्बन नहीं है, ये चूना पत्थर बदल कर, देखो मूल चट्टान एक ही होती है, कौन सी? आग्नेय चट्टान। मूल चट्टान केवल आग्नेय चट्टान होती है। आग्नेय चट्टान टूटती है तो टूटकर वो अवसादी चट्टान के रूप में बदलती है और बाद में वो रूप परिवर्तन कर लेती है तो वो कायंत्री चट्टान यानी ये संगमरमर वगैरह बन जाती है। तो ये जरूर ध्यान रखना। आगे चलते हैं, चरक। चरक क्या है? चरक एक आदमी है जो निश्चित तौर से एक आयुर्वेदाचार्य है और ये जो आयुर्वेदाचार्य है, ये आयुर्वेदाचार्य चरक जो है वो किसके दरबारी थे? चरक जो है वो कनिष्क के दरबारी थे। कनिष्क कौन था? कनिष्क कुषाण शासक था। कुषाण शासक कनिष्क। कनिष्क के बारे में कहा जाता है कि ये भारत का पहला शासक था जिसने लार्ज स्केल पर सोने के सिक्के चलाए थे और इसका बाप कौन था? विम कंडफिशियस था और उसने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। विम कंडफिशियस नाम थोड़ा अजीब है। अजीब इसलिए है क्योंकि ये चाइना से आया था। ये यूची जाति है चाइना की, वहां से ये भारत आया था, इसलिए इनके नाम ऐसे ही हैं। बाद में ये भारत आकर हिंदू हो गए थे और कनिष्क ने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। और कनिष्क के बारे में कहा जाता है कि भारत का सबसे दिखने में कोई सुंदर शासक था तो वो कनिष्क था। हालांकि कनिष्क की जो मूर्ति मिली है उसमें कनिष्क का सिर नहीं है। अब सुंदर था कैसे
वो तो आपको इतिहासकार बताएंगे। अजात शत्रु ये बिंबिसार का पुत्र था, इसने अपने पिता को मारकर गद्दी हासिल की थी। इसका पुत्र उदयनी था, पिता ने जैसा किया वैसा ही पुत्र ने किया, उदयनी इन मार दियो और बाद में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अकबर आप जानते ही हैं, अशोक के बारे में अपन इस क्लास में बहुत बार पढ़ चुके हैं। आगे चला, लैन का पूरा नाम क्या है? देखो लैन क्या है, लैन तीन चीजें होती है, लैन, मैन, लैन, मैन और वैन। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, तो लोकल एरिया नेटवर्क हो गयो। देखो मैन का मतलब है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे आप WWW जो चलाओ थे बोल सर का W, वो WWW वाला ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, पूरे दुनिया में जो चलता है। तो ये तीन प्रकार का है, लोकल को जोड़ने के लिए लैन, एक शहर को जोड़ने के लिए मैन और पूरे को सबको जोड़ने के लिए वैन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, लैन, मैन और वैन ये तीन होते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट प्रश्न आज का, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखिए बक्सर का युद्ध जो है, बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध हुआ किस में था? देखिए थोड़ा सा बता देता हूं, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ने जो है वो सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की, उसका सेनापति था। मीर जाफर युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण सिराजुद्दौला तो हार गया और मीर जाफर युद्ध जीत गया। तो युद्ध जीतने के कारण मीर जाफर जो है वो नवाब बन गया अंग्रेजों के कारण। और बाद में 1764 में इस मीर जाफर का जुआई मीर कासिम था जो बंगाल का नवाब था, उसने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया लेकिन वो भी युद्ध हार गया था। तो ये जो है वो बक्सर का युद्ध था और इस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में पूरी तरीके से स्थापित कर दिया था। तो ये आज की क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अब किशन जी सर आ चुके हैं, वो हमें बताएंगे कि क्या रहा आगे की रणनीति हमारी क्या होगी। तो मैं माइक जो है किशन जी सर को देना चाहूंगा। नमस्कार साथियों, आपने पालीवाल सर के साथ पूरा जीके के 60 प्रश्नों का एनालिसिस किया है। आप कमेंट करके बताइएगा इन 60 प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और क्लास आपको कैसी लगी। एक फीडबैक पालीवाल सर के लिए जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि सर आपके लिए दुगुने जोश के साथ क्लास ले। आप कमेंट करोगे, शानदार शानदार कमेंट करोगे तो हमारी पूरी टीम, आपको पता है कल आपकी साइंस की क्लास होगी और परसों वापिस जीके की पालीवाल सर की क्लास होगी। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन हम लेकर आ रहे। इस सेशन का नाम आपको पता है हमने रामबाण क्यों दिया है, क्योंकि 1 जनवरी से हमारा ब्रह्मास्त्र चलेगा। तो उससे पहले थोड़ा सा रामबाण चला के देख लेते, अभी परीक्षा को उसकी औकात दिखा देते हैं। और 1 तारीख को जब हम ब्रह्मास्त्र लेकर आएंगे उससे परीक्षा को नस्ते नाबूद कर देंगे। तो यही हमारा प्रयास रहेगा। आज के सेशन में हमने बहुत ही शानदार, सर ने आपको मेहनत कराई, तो उस मेहनत के लिए कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने भी एडुकेशना ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है जरूर कीजिएगा। उसके अंदर बेहतरीन आप पूरा टॉपिक वाइज भी यदि पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन टॉपिक वाइज का अभी टाइम नहीं है। लेकिन 1 तारीख से हमारा ब्रह्मास्त्र कंटेंट आएगा तो वो आप ले सकते हैं, जिसके माध्यम से 45% आप आराम से कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।